What's up guys? I hope you are doing well. वीर वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, कई सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है और कई बार ये क्वेश्चन आप लोग पूछ चुके हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, 1 मिनट लगेगी। आप लोगों को आज की डेट में स्टडी लवर फैमिली के 2 चैनल देखने को मिलते हैं। एक तो चैनल ये है जिसका नाम है स्टडी लवर वीर SLV ऑफिशियल, ठीक है। जब आप लोग यहां पर जाएंगे तो ये आप लोग देखते हैं, लिंक भी है यहां पर स्टडी लवर वीर के नाम से। तो ये पर्टिकुलर जो चैनल है, इस चैनल पर क्या क्या मिलता है आप लोगों को, ये यहां पर आप लोगों को जो भी सारी PDF वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं, या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो सारी चीजें मैं यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं। जैसे यहां पर आप लोग देखिएगा, ये अभी मॉर्निंग में मैंने नैनो मैगजीन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए। इससे पहले मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट डेटा है थोड़ा सा, तो ये भी मैंने यहां पर डाल दिया। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती रहती हैं, जैसे कि यहां पर FCRA की वीडियो आई थी, उसका लिंक मैंने डाल दिया था। बाकी इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऊपर देखना, ये सारे बजट की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने यहां पर प्रोवाइड करा दी थी। तो ये इस तरीके से है कि मतलब यहां पर आप लोगों को डेटा मिल सके, ठीक है। बजट का जो मैंने PDF बताया था वो भी आप लोगों का डाल दिया था। इस तरीके से आप लोग देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट कुछ डेटा मैंने डाल दिए थे यहां पर। तो ये सारी, जैसे जो महात्मा गांधी जी की किताब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, तो यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दे रखा है आप लोगों को, ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को PDF नहीं, आप लोग तो हाथ में यूज करने वाली एक किताब चाहिए अच्छी वाली, तो आप लोग उसको खरीद भी सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने दे दिया। तो ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए है कि आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराने के लिए। पर लेकिन अब आज कई सारे बच्चे जो बोल रहे हैं आंसर राइटिंग कहां पर करनी है, तो आंसर राइटिंग के लिए भी आप लोगों को देखें, यहां पर आप लोग जब यहां पर देखेंगे, जैसे सारी PDF में डालता हूं, ठीक है, तो कई PDF के नीचे मैं आप लोगों को यहां पर लिंक देता हूं। जैसे यहां पर देखिए, यह आंसर राइटिंग जो है टेलीग्राम वीर तालियान, जब इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो इस वाले ग्रुप में आप लोग पहुंच जाएंगे। ये वीर तालियान ऑफिशियल है। यहां पर नीचे देखिए, यहां पर कल वाली वीडियो के नीचे लगभग 244 जो बच्चों के द्वारा अपने आंसर लिखे गए हैं। तो ये आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में आप लोग जाकर देख सकते हैं। यानी कि आंसर राइटिंग में आप लोग डायरेक्ट यहां पर जब क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आप लोग जाकर अपना कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, कल क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हो गया, ठीक है। जो भी होता है, तो हर एक वीडियो के नीचे आंसर लिखने का ऑप्शन होता है। इसका चैनल का क्या है यहां पर, ये @वीर तालियान है आंसर राइटिंग। तो ये टेलीग्राम के ऊपर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। फेसबुक के ऊपर अगर आप लोगों को आंसर लिखना है तो उसके बारे में आप लोगों को पता ही है। उसके लिए ये ऑफिशियल चैनल है जहां पर आप लोग अपना आंसर लिख सकते हैं। ये ग्रुप है, यहां पर डेली आप लोगों को देखने को मिलता है। मैं यहां पर क्वेश्चन जो है ऊपर ही, ये एक सेकंड, ये पेज खुल गया, एक सेकंड, पेज है यहां पर, जहां पर जो फेसबुक के देखिए 2 ऑप्शन होते हैं फेसबुक पर, या तो आप लोग पेज बना सकते हैं, आप लोग ग्रुप बना सकते हैं। तो ये स्टडी लवर वीर के नाम से पेज और ग्रुप है यहां पर फेसबुक पर, जहां पर आप लोग अपने आंसर वगैरह लिख सकते हैं, या फिर कई सारी चीजें, ये वो है जहां पर मैं चीजें पोस्ट करता हूं, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पर देखेगा, तो ये सारी चीजें यहां पर मैं पोस्ट करता रहता हूं। मॉर्निंग में नैनो मैगजीन आ गई, इस पर बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोग देखते हैं यहां पर 6 लाख के करीब बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। तो ये पर्टिकुलर पेज हो गया। अब ये है आप लोगों के सामने ग्रुप, ये यहां पर ग्रुप आप लोग देखते हैं, इसमें आंसर राइटिंग के बारे में बात की जाती है। तो ये जो ग्रुप है यहां पर, इसमें लगभग ये 61,000 के करीब यहां पर बच्चे हैं, 60,000 से ज्यादा, जो यहां पर अपना आंसर पोस्ट करते हैं। डेली जो वीडियो है वो पिन कर दी जाती है यहां पर। ये आप लोग देखिए, ये वीडियो पिन कर दी गई है। और जब इस पिन वीडियो को आप लोग यहां पर देखेंगे, ये यहां पर लास्ट 100 दिन के जो बेसिकली आप लोगों के आंसर हैं, जो क्वेश्चन है मैंने वो पोस्ट कर रखे यहां पर। तो आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग जाकर देखते हैं कि यहां पर 100 दिन के जो लास्ट 100 दिन के जो मैंने क्वेश्चन पिन कर रखे हैं, एक जगह इकट्ठे आप लोग के आ जाएंगे, जिसने पिछले पास्ट के क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए। तो ये फेसबुक पर आप लोग देखते हैं जाकर, अगर फेसबुक पर आप लोगों को सुटेबल लगता है तो फेसबुक पर आप लोग लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज फेसबुक पर ये, अगर आप लोगों को लगता है कुछ गलत चीज चल रही है, तो आप लोग उसको एक तरीके से उसको मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई नेगेटिव कमेंट आप लोगों के नीचे कर रहा है कुछ भी, तो उसको तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। तो इसको जैसे ही मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर मैं उसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा ग्रुप है यहां पर, जहां पर आप लोग कई सारे बच्चे यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास में जो मैंने आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रखे हैं। इसके अलावा कहीं पर भी, या तो फेसबुक पर या फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप अगर मेरे नाम से बना हुआ है, वो फेक है। आप लोगों की खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप लोग ऐसे किसी ग्रुप में जाते हैं और वो आप लोगों से कुछ उल्टी सीधी हरकतें कराते हैं, तो फिर आप लोग इसके लिए मुझे मत बोलेगा। अगर मेरी वीडियो के नीचे टेलीग्राम या फेसबुक पर लिंक पर क्लिक कर आप लोग जाते हैं, तो वो ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। बाकी कई सारे यहां पर फेक बने हुए हैं स्टडी लवर के नाम से, मुझे पता है। तो उनसे आप लोग थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि फिर वहां पर जाते हैं, कुछ दिनों तक आप लोगों को प्रोवाइड करा के फिर वो उल्टी सीधी चीजें वहां पर पोस्ट करने लगते हैं। कभी कुछ बेच रहे हैं तो कभी कुछ बेचा जा रहा है वहां पर, ठीक है। तो मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट अब तक नहीं है जो मैं यहां पर आप लोगों के लिए पेड लेकर आता हूं। अब तक एक बोल सकते हैं कि गॉड ऑफ ग्रेस में अकेला काम कर रहा हूं, तो चीजें चल रही हैं। तो अब तक तो कोई ऐसा मेरे नाम से अगर कोई कुछ भी बेच रहा है, तो वो सारी फेक चीजें हैं, मैंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ये चीजें थोड़ा सा जागरूक रहिए।
और फालतू में कहीं पर भी उल्टी सीधी चीजों में मत फंसिए, ठीक है। तो ये थी इंफॉर्मेशन जो मुझे आप लोगों को प्रोवाइड करानी थी। आइए अब आर्टिकल देख लेते हैं, काफी प्यारे और शानदार आर्टिकल है, एक एक कर हम लोग नजर डालेंगे क्या क्या बातें किस किस आर्टिकल में डिस्कस की जा रही है। काफी इंपोर्टेंट काफी प्यारे आर्टिकल है, एक एक आर्टिकल को हम लोग यहाँ पर एक बार देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। इसके बाद में फिर आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने होगा। यहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप लोगों को जरूरत है कि हाँ यहाँ से यार पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो ये है यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है। अगर बात करूं आप लोगों से तो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर बजट में जो भी अभी डेटा प्रस्तुत किया गया है कि हमारी कंट्री में जो अर्बन एरिया है उसको कैसे हम लोग को डेवलप करना है, उसके बारे में बात करें तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाइडेन प्रेसिडेंसी किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है, तो काफी प्यारा आर्टिकल लिखा गया है, काफी डिटेल में मैं इसको डिस्कस करूंगा और कई सारे एंगल आप लोग यहाँ पर जानने को मिलेंगे। तो हमारा भी उनमें से एक एंगल होगा हमारी कंट्री को लेकर भी। वैक्सीन को लेकर जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए दवाई जो है वो सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जिसके पास में पैसा है बस उसी को दवाई मिले, तो इससे जो गरीब है उस इंसान का क्या होगा। तो एक अच्छा आर्टिकल है, एक तरीके से एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे। क्रिकेट के बारे में है, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में जो टेस्ट सीरीज चलने वाली है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को पता चले जाएगा। ये ओवासी साहब जो हैं साउथ इंडिया में जो एक मुस्लिम लीडर काफी अच्छे लेवल पर नेशनल लेवल पर उभर कर आ रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, खासकर वैक्सीन को और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, तो आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट और पॉइंट के बारे में जिक्र किया गया है, इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो बॉर्डर सिक्योरिटी एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग हमारी कंट्री में क्या क्या सिचुएशन है, और अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि मैक्सिको के बॉर्डर पर वो दीवार बना देंगे, तो उसको हटकर अब इंडिया अपने बॉर्डर को कैसे सिक्योर कर सकता है उसको कंपेयर किया गया है। तो हमारी कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है इसके ऊपर एक थोड़ा सा नजर डालेंगे। ये आज का कार्टून है और ये है डेटा पॉइंट, इनको भी देखेंगे, तो काफी एक अच्छा डिस्कशन हमारा रहने वाला है। यहां पर अगर सबसे पहले बात करें तो ये कार्टून है आप लोगों के सामने, तो कार्टून में क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये किसान है यहाँ पर और यहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है। इस पिक्चर को देखकर आप लोग 40 से 50 शब्द लिख सकते हैं जो भी आप लोगों के दिमाग में आए, तो आप लोग देखिए क्या क्या आप लोग यहाँ से एक्सप्लेन चीजों को कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो कल का कार्टून हम लोगों ने देखा था, इसमें 4 क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने, जैसे कौन बनेगा करोड़पति में आते हैं, तो इसमें पूछा गया था कि किस तरीके से जो फार्मर का जो प्रोटेस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट फार्मर जो फार्म लो, तो उसका क्या सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं, क्या रेस्पॉन्स हो सकता है। तो पहला बोला गया था पेशेंस रखना है, तो ये किसी के द्वारा आंसर नहीं दिया गया। दूसरा बोला था नेगोशिएशन करना है, तो मैक्सिमम जो बच्चों के द्वारा आंसर नेगोशिएशन दिया गया कि गवर्नमेंट भी अपनी साइड से और जो फार्मर लीडर है उनको मिलकर बात करनी चाहिए। कई सारे बच्चों के द्वारा यह भी बोला गया कि एक तरीके से विड्रॉ कर देना चाहिए जो लॉ पास किए गए, क्योंकि वे फार्मर के डिस्कशन के साथ में या फिर जो अपोजिशन पार्टी को लीडर को डिस्कस करके नहीं चलेंगे। बाकी शट डाउन इंटरनेट ये किसी का ऑप्शन नहीं था, ठीक है तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन नहीं था, मैक्सिमम के द्वारा नेगोशिएशन ऑप्शन दिए गए और कुछ के द्वारा यहां पर इसके बारे में बात की गई। तो काफी अच्छा लगा मुझे, बुद्धा वाला पाथ है, मिड पाथ लेकर चलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं किसानों की इनकम को डबल करने की कोशिश कर रही है, पर लेकिन इसी के साथ में जो किसान उसको किस तरीके से लेकर चल रहे हैं, तो वो चीजें समझाने की बात है। तो वो सारी चीजें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, तो यहां पर कैसे चीजों को लेकर चलना है, एक कॉन्फिडेंस में लेकर चलना है। तो यहां पर किसानों को यह ना लगे कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो जस्ट जिस पॉइंट पर उनको लगता है गलत हो रहा है, जैसे एमएसपी, तो उनको कुछ इलाज किया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कुछ इलाज किया जाए, या फिर जो भी किसानों की जो शंकाएं हैं उनको दूर किया जाए, तो इसके ऊपर यहां पर बात करनी चाहिए। तो ये था पर्टिकुलर कार्टून, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये पिक्चर कैसी लग रही है आप लोगों को, आप लोगों में से कितने ऐसे फैमिली मेंबर है जिसने पिक्चर देखी है, बस के ऊपर इस तरीके से लोग चढ़े हुए हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो कितने आगे नहीं होंगे, हालांकि आगे तो देखने के लिए जगह रखी जाती है। हालांकि जब जुगाड़ टाइप का सिस्टम देखा आप लोगों ने, जो जुगाड़ आता है उसमें आगे भी बैठा लेते हैं, यहाँ पर सीटें होती हैं तो उसके बराबर में सीटें होती है बैठने की, देखा आप लोगों ने किसी ने जुगाड़ किया होता है तो ये सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अर्बन जो विजन की बात अभी की गई हमारी कंट्री के बजट में, उसके बारे में बात की जा रही है। तो मेट्रो और जो बस सर्विस है वो कैसे प्रोवाइड करानी है उसके बारे में बात की जा रही है। सबसे जो इंटरेस्टिंग डेटा जो मैंने आप लोगों से टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, उस डेटा के बारे में आप लोगों से बात करता हूं। अगर अपनी कंट्री में आज के डेट में आप लोग बात करिए, हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन टू बस का जो रेशियो देखने को मिलेगा, 1000 लोगों के हिस्से में 1.2 आज की डेट में आप लोगों को बस देखने को मिलेगी, यानी कि 2 बस भी नहीं आते 1000 लोगों के हिस्से में। अगर एक बस में आप लोग टोटल मिला के 100-150 इंसान बैठा लेते हैं अगर मुश्किल से, तो मान लीजिए 200 बैठा लिया आप लोगों ने भर भुरा के ऊपर नीचे सारे को, तो भी यहां पर फुलफिल नहीं करेगा। तो ये काफी ज्यादा गलत है, इनका कुछ इलाज हम लोगों को करना पड़ेगा। हमारी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो बस होनी चाहिए वो काफी कम है। अब तो लोग बाग जो है ज्यादा
मेट्रो वगैरह में ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। आज के में अगर आप लोग ढंग से चीजों को देखिए, काफी लार्ज स्केल पर जनता ऐसी है जो मेट्रो में जब जिस टाइम पर चढ़ते थे तो आप लोगों को निकलते टाइम कुछ प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कोई एफर्ट डालना है, बस खड़े हो जाइए, जनता आप लोगों को बाहर फेंक देगी निकाल कर। उसी तरीके से जब चढ़ने की बात आती है बीच में जाकर खड़े हो जाओ, धक्का मुक्का कर करके आसानी से आप लोगों को चढ़ा देगी। तो ये कंडीशन इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है, पर लेकिन उसके बेस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में होना चाहिए था वो ऐसा नहीं है। तो मेट्रो रेल ने काफी बड़ा रोल प्ले किया गया, जिसकी वजह से जो बहुत लंबे लंबे जाम लगे रहते थे हमारी कंट्री में वो कम हो गए। बस सर्विस एक अच्छे लेवल पर प्रोवाइड कराई जाए, जैसे कि हमारा अर्बन एरिया है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, या कोई बड़ी बड़ी सिटीज हैं आज के में, छोटी छोटी सिटी में भी आप लोगों को थ्री व्हीलर टाइप में चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे तैसे जुगाड़ चलते हैं, उसमें जगह होती है 3 की और भर के चलते हैं 5-5 6 उसमें आप लोगों ने देखा होगा, फील भी की होंगी ये सारी चीजें। तो अगर आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो अगर बात करें आज के डेट में, लोग बात कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा सहम गए हैं। तो आज की डेट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी में, जो आज के डेट में बस में चलने के बजाय, थ्री व्हीलर में चलने के बजाय कोशिश करते हैं तो उसको बुक कर लें। अगर बुक करने का हिसाब नहीं है तो इंसान कोशिश करता है कि कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए ताकि, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जिनके पास पैसा है उन्होंने अपनी गाड़ी खरीद ली, जिनके पास में कम पैसा है उन्होंने अपना स्कूटर या फिर बाइक खरीद ली। अब जिनके पास में पैसा नहीं है वो सोच रहे हैं कि बुक करके निकल जाते हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो आज की डेट में भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि यहां से काफी डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है। तो हमारी कंट्री में जो बजट प्रस्तुत किया गया आपका, तो ये किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है, कंफर्टेबल, सेफ और अफोर्डेबल क्या इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा रहा है हमारी कंट्री में, जिसके बेस पर जो हमारी कंट्री में जो जनता है वो यहां पर अच्छे से पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए खासकर इस तरीके कोई इफेक्ट लेकर आए जा रहे हैं। क्योंकि कोविड-19 ने काफी कुछ चेंज किया कि लोग अपनी पर्सनल कार खरीद रहे हैं, जिसके पास पर्सनल कार खरीदने का पैसा नहीं है तो वो टू व्हीलर खरीद रहा है ताकि कोविड-19 की बीमारी से बच सके। तो ये तो समझ में सबको आ रहा है कि आज के में इसकी वजह से काफी ज्यादा संख्या बढ़ रही है, जो खासकर टू व्हीलर और पर्सनल कार वगैरह की। इसके चलते क्या गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है, वो कितना अफोर्डेबल और कितना अच्छा बना रही है आज की डेट में जो हमारी कंट्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। यानी कि अगर जनता को प्रॉपर वे में गाड़ी की फैसिलिटी मिल जाती है, प्रॉपर वे में अच्छे थ्री व्हीलर की फैसिलिटी मिल जाती है जिसमें गैप से आसानी से बैठ सके, पर वो वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। तो पेंडेमिक की अगर बात करते हैं आप लोग, पेंडेमिक आज के में जिसे कंट्रोल होता जा रहा है, पर लेकिन डाउट लगा दिया कि लोग जो है क्लीन और ग्रीन जो मास मोबिलिटी के बारे में बात करें उसको कैसे लेकर चलेंगे। क्योंकि अगर बात करें अभी फिलहाल हमारी कंट्री में एक ग्रीन टैक्स करके पॉलिसी लाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर किसी का जो व्हीकल है वो अगर 10 साल 20 साल 15 साल पुराना हो चुका है तो उसको फिटनेस टेस्ट कराना है और कितना वो वैलिड रहेगा वो चेक किया जाएगा यहां पर। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा अनाउंस किया गया आज के में ये 1957 करोड़ रुपए यहां पर जो सेंट्रल फंडिंग देखने को मिलेगी, किसके लिए, कोच्चि के लिए, 63,246 करोड़ रुपए यहां पर चेन्नई यानी कि तमिलनाडु के लिए, एक यहां पर बात की जा रही है टोटल मिलाकर 14,788 ये यहां पर जो करोड़ रुपए हैं ये बेंगलुरु के लिए दे रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो ये अलग अलग राज्य में अलग अलग सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पैसा दिया जा रहा है। मेट्रो प्रोजेक्ट सही है, अपनी जगह एक सही सिस्टम आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, पर लेकिन आप लोग ये सोचिए कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है थोड़ा डिस्टेंस पे रहता है, उसको यहां से मेट्रो तक जाने में टाइम लगता है, और मेट्रो के किराए की अगर बारे में बात करें या फिर उसको घर से मेट्रो तक जाने में जो टाइम लगता है उसका पैसा जो लगता है उसके बारे में बात करें, उससे ज्यादा अफोर्डेबल उसको पड़ जाता है या तो वो एक तरीके से स्कूटर वगैरह ले ले या बाइक वगैरह ले ले, वो ज्यादा अफोर्डेबल पड़ जाता है। तो ये भी आप लोगों को एक चेक करके चलना पड़ेगा कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आप लोग लेकर चले, उसमें बोला गया है कि 20,000 बसेस आप लोग लेकर आ रहे हैं, तो ये कितना अफोर्डेबल रहेगा लोगों के लिए। 18,000 करोड़ रुपए आप लोग खर्च कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ में, यानी कि प्राइवेट लोगों के साथ में मिलकर काम किया जाएगा। तो हम लोग कैसे यहां पर जनता को ये विश्वास दिलाएं कि ज्यादा अफोर्डेबल है, तो वो चीजें हमको अंडरस्टैंड करानी पड़ेगी। थाईलैंड में आज के में 8.6 बस आप लोगों को देखने को मिलेगी 1000 लोगों पर। साउथ अफ्रीका के अंदर भी 6.5 के करीब है। अगर बात करें हमारी कंट्री में कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे कर्नाटका हो गया और भी कई सारे 1-2 राज्य हो गए जो हमारी कंट्री का जो नेशनल एवरेज है उससे ऊपर है। ये सारा डेटा मैं नहीं बता रहा हूं, ये सारा डेटा नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हमारी कंट्री में आप लोग देखिए बिहार में 1000 लोगों को आप लोगों को 0.02 बस देखने को मिलेगी, यानी कि बिहार में खस्ता हालत है। उड़ीसा में और खस्ता, बिहार में सबसे खस्ता उड़ीसा में, फिर वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, त्रिपुरा में, तो कर्नाटका में थोड़ा ठीक है और फिर चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर ठीक है। तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि 1000 लोगों के हिस्से में यहां पर पूरी एक बस भी नहीं आती है। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और राजस्थान के अंदर त्रिपुरा में जाकर एक बस मिलती है। तो इससे आप लोग अंदाजा ये लगाइए कि हमारी कंट्री में जो बस की अवेलेबिलिटी है और जितनी जनता है, क्या उनको हम लोग सही सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। जो प्राइवेट है आज के में बस सर्विस, जो आज के में काफी ज्यादा पॉलिटिकल सेंसिटिव ये एक टॉपिक रहता है, क्योंकि स्टेट की मोनोपोली है कई जगह जहां स्टेट की बसेस चलती हैं। अब उनकी हालत इतनी खस्ता है, कई जगह सीटें भी आप लोगों को टूटी नजर आएंगी, तो उनको कैसे सुधारता है, मेंटेनेंस कौन करता है वो देखना पड़ता है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट करके कई सारी चीजें चेंज की गई।
पर फिर से डिपेंड करता है राज्य के ऊपर कि राज्य उसको कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो कंट्रोल अर्बन जो डेवलपमेंट का वो राज्य के हाथ में आता है। एक तरीके से ये किस तरीके से उसको एज ए अम्ब्रेला अथॉरिटी मिलकर काम करते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा कि ये स्कीम जो है वो अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्कीम जिसमें सब कुछ आप लोगों को एक स्कीम के अंदर नजर आ जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन, उसी के अंदर फिर छोटी छोटी स्कीम चला दी गई, तो इसको अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं, जिसके अंदर कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने लगती हैं। तो एक अम्ब्रेला स्कीम होगी, उसके नीचे छोटी छोटी स्कीम होगी। कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में बात करें कि एक ही कार्ड आप लोग बस में यूज कर लें, ट्रेन में यूज कर लें, फीडर सर्विस में यूज करें या फिर मेट्रो में यूज करें, अगर वही कार्ड सब जगह यूज हो जाए तो ये भी लोगों को हेल्प करेगा कि भाई साहब चलो कम से कम एक ऐसा कार्ड है उसकी बेस पर आप लोग सब जगह आसानी से घूम सकते हैं। पर लेकिन वो कार्ड भी अफोर्डेबल होना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है कि पता चला उनको अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाने में ज्यादा आसानी रहेगी, अगर वो मेट्रो में लेकर चलते हैं तो उनको ज्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा वो। तो ये समझना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म क्या है यहाँ पर, अगर मेट्रो और बस सर्विसेज की आप लोग बात करें वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो मेजॉरिटी ऑफ पर्टिकुलर जो फोर्स है आजकल में हमारी कंट्री में, जो पर्टिकुलर ऐसे एरिया में रहती है जहां पे उनके घर वगैरह है और फिर उनको ऑफिस जाना है, कहीं दूर जाना है, तो पर किलोमीटर के हिसाब से जो कॉस्ट पड़ता है वो टू व्हीलर उनको सस्ता पड़ जाता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, सोचते हैं मोटरसाइकिल खरीद ले, फालतू में कहां चक्कर धक्के खाते फिरेंगे। अब हर एक इंसान टू व्हीलर लेके निकलेगा तो उसकी वजह से इन्वायरमेंट को आप लोग नुकसान देखिए। एक बस में बैठकर जा रहे हैं लोग और दूसरा हर एक इंसान अपनी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा है, तो उसमें आप लोग इन्वायरमेंट को नुकसान देखिए। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने की बात की जा रही है। हमारी कंट्री में 2011 का जब सेंसस प्रस्तुत किया गया था और अब 2021 का सेंसस यानी कि जनगणना आने वाला है, इसके बीच में अगर आप लोग डिफरेंस देखेगा तो बहुत सारे ऐसे सेंटर डेवलप हो गए जिनको आप लोग अर्बन लोकल बॉडीज बोल सकते हैं। पहले गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, अब मैक्सिमम लोग सिटीज की तरफ को भाग रहे हैं। उनको पता है कि फैसिलिटी वहां पर अच्छी मिल रही है। वहां पर बात करें तो हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन वहां पर अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर अच्छी है, या फिर कई और सारी फैसिलिटी जो अगर कहीं आना जाना है, अगर बाहर जाना है तो सारी फैसिलिटी वहां पर उनको आसानी से मिल जाती है। तो इसके चलते ये जो कॉन्सेप्ट है, जो छोटे छोटे अर्बन लोकल बॉडीज बन गए हैं जिनको जिनको सेंसस में कवर भी नहीं किया गया था। अब नया सेंसस जो आ रहा है 2021 का, अब उसके लिए एक और चैलेंज यहां पर ये कि किस तरीके से यहां पर जो ये काफी बड़ी टास्क देखने को मिलेगी, जो लगभग 10 साल में अब नया स्ट्रक्चर तैयार हो गया है। जो छोटी छोटी सिटीज हैं इनमें फंडिंग की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एक अच्छी कैपेसिटी डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि कई सारी सिटीज अगर आप लोग देखिए, कई सारी क्या बड़ी बड़ी सिटीज देखिए, पानी बरसते ही वहां पर पानी भर जाता है सड़कों पर। आप लोगों को देखने को मिलेगा सड़कें प्रॉपर वे में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी अप टू द मार्क देखने को मिलते हैं। साफ सफाई वहां पर बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं। आप लोगों को हिली एरिया में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही आप लोगों को हिल का नजारा मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी चील चिड़िया कौवे आप लोगों को घूमते हुए मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन है। तो हम लोग इतनी पॉपुलेशन अगर सिटी में आ रही है, उनका जो कचरा निकलता है, उनको सही पानी मिलता है, क्या मिलता है, वो सारी चीजें, तो कितने अच्छे से हम लोग चीजों को लेकर चल रहे हैं। कुछ सोसाइटीज अगर आप लोग देखिए आजकल में, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा साइड में अगर आप लोग जाएंगे, जो खासकर एनसीआर वाले रीजन के आसपास में, वहां पर कुछ थोड़ा सा अच्छे तरीके से चीजों को डेवलप किया जा रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस पर चीजों को। इसी तरीके से चंडीगढ़ में आप लोग लीजिए, बहुत सही तरीके से प्लान्ड सिटी एस्टेब्लिश की गई है। पर लेकिन जो आज के में हेफाजत वे में अपने आप जो छोटी छोटी सिटीज बन गई हैं, उनको किसी ने प्रॉपर में प्लान नहीं किया। लोगों ने जा जाकर अपना जमीनें खरीदी और घर बना लिए। ये एक तरीके से सिस्टमेटिक वे नहीं है, ये अनरेगुलेटेड वे में चीजें यहां पर हो गई। तो उसको कैसे टैकल करोगे आप लोग, ये समझना पड़ेगा। तो सेंटर को राज्य के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा अगर ऐसी चीजें आप लोगों को सुधारनी है। सबसे पहले तो अफोर्डेबल जो इनर सिटी हाउसिंग देनी पड़ेगी। इसी के साथ में जो रेंटल प्रोजेक्ट हैं उसको भी ढंग से लेकर चलना पड़ेगा ताकि लोगों को ठीक ठाक घर मिल जाए सस्ते। इसी के साथ में सिविक सर्विस या फिर हेल्थ सर्विस जो है वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी ढंग से। सस्टेनेबल ग्रीन और जो एक तरीके से जो चलने लायक रास्ता है, यानी कि वोकेबिलिटी, एक तरीके से हर एक सड़क के बीच में आप लोग ऐसा रास्ता बनाइए जिसके आसपास में पेड़ वगैरह लगे हों और आसानी से इंसान वहां पर चल सके। तो ऐसी चीजें आप लोग को प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एक इंसान बस लेके जा रहा है, एक स्कूटर लेके जा रहा है, एक साइकिल लेके चल रहा है, रास्ता ऐसा बने जहां पर साइकिल वाला सबसे पहले निकल कर चला जाए ताकि लोगों को लगे यार साइकिल ही फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी, जैसे फॉरेन वर्ल्ड में, जैसे फॉरेन कंट्री में कई जगह देखने को मिलता है। तो सेंट्रल का जो बजट है उसको ढंग से कैसे हम लोग लेकर चल सकते हैं और इसी के साथ में कैसे हम लोग एक इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन बना सकते हैं, तो वो सारी चीजें सेंट्रली बजटरी जो स्कीम है उसके अंदर कवर करनी पड़ेगी। क्योंकि राज्य की खस्ता हालत हो चुकी है आज के में, तो सेंट्रल को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना, सेंटर की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है और सेंट्रल स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था यहाँ पर। अभी जब हम लोगों ने 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करी थी, सेंटर जो है वो डिवोल्यूशन करते हुए थोड़ा सा एक शर्माता है कि बोलता है कि मेरे हाथ में ज्यादा पैसा होना चाहिए एज कंपेयर टू राज्य के हाथ में। तो 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में जब डिटेल में मैंने डिस्कस किया तो मैंने कंपेयर कर आप लोगों को दिखाया तो कि 14 फाइनेंस कमीशन में क्या था और 15 फाइनेंस कमीशन में क्या था, तो वो सारी चीजें भी आप लोग देख लीजिएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैंने जब दो डे मॉर्निंग में आप लोगों से डिस्कस किए उस वाली वीडियो के अंदर में जो 4 बजे आती है, वहां पर छोटी सी एक गलती होगी, वो उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। वो 4 फरवरी
फरवरी है ना कि 4 जनवरी है। तो जो दोनों डे मैंने डिस्कस किया उनमें 4 जनवरी लिखा गया गलती से, ठीक है। तो फरवरी है वो एक तरीके से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी क्योंकि अभी मैं जनवरी में ही घूम रहा हूं, मुझे नहीं कई बार ऐसा होता है ना कि 2020 चला गया 21 स्टार्ट हो गया। तो पहली बार मेरे साथ में ऐसा हुआ है, मैंने 20 नहीं लिखा कहीं पर भी, ठीक है, यानी कि 20 नहीं लिखा, जैसे नहीं है 21 की जगह 20 लिख देते थे, तो 21 ही लिखा जा रहा है, यानी कि 20 इतना अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये था। पर लेकिन अगर बात करें जैसे जनवरी फरवरी में, तो कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है, महीना चेंज हो जाता है, हम लोग पुराना महीना लिखते रहते हैं, तो ये होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो मैं भी उसी का शिकार हूं तो उसको सही कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। सॉरी, कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया, कोई नहीं, चलिए उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है और बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा और आप लोग भी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर आप लोग दीजिए। इससे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं यूएसए में जो आज के दिन में डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इनको दोनों को कंपेयर करके कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए अच्छा है, यानी कि हमारे लिए ट्रंप अच्छा था या फिर जो बाइडेन अच्छा है, अगर दोनों को कंपेयर करके बोलो तो आप लोग किसको अच्छा बोलोगे, तो आप लोग को यह बताना है। पहले आप लोग अपना आंसर दीजिए। आप लोग लिख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए डी लिख सकते हैं और जो बाइडेन के लिए आप लोग बी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए डी लिख दीजिए और जो बाइडेन के लिए बी लिख दीजिए। आप लोग बताइए यहां पर कि आप लोगों के हिसाब से कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा बेटर है हमारी कंट्री के लिए, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप लोग बता दीजिए अच्छा क्यों है आप लोगों के हिसाब से। बाकी मैं आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, तो यहां से एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि इंडिया आज के डेट में देखिए, एक अगर इंडिया को हम लोग बात करें तो इंडिया के लिए काफी बैलेंसिंग जो चीजें होंगी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, एक बैलेंस बनाने वाली बात होगी। अगर हम लोग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर करते हैं प्रीवियस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, पर लेकिन जब आप लोग बात करें कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे, तो जब हम लोग इनको ऐड करेंगे तो आप लोग देखने को मिलेगा मार्जिनली थोड़ी नेगेटिव, जो मार्जिनली जो बैलेंस शीट है वो नेगेटिव में नजर आएगी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा बेटर थे हमारे लिए एज कंपेयर टू जो बाइडेन के, ये बोलने की कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा। और राइटर ये बातें क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप लोग को आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, तो सारी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इनके द्वारा बोला गया यहां पर क्यूरेटेड एग, तो यहां पर इसका क्या मतलब होता है, कुछ अच्छी चीजें कुछ बुरी चीजें। तो जो बाइडेन हमारे लिए कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, तो किस तरीके से जो बाइडेन अपनी पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखा गया है। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा कि किस किस एरिया के बारे में क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो जो बाइडेन साहब है यहाँ पर, ये 46वें प्रेसिडेंट है यूएसए के, 45वें प्रेसिडेंट थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो एंटरटेनमेंट अब बंद हो गया है डेली कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिलता रहता था। तो देखते हैं आगे चीजें कैसे नॉर्मल हो पाती है। आज के में तो शांत बैठे हुए हैं, आप लोगों को पता है कि क्या क्या उनके साथ में चल रहा है अगर बात करें यहां पर सबसे पहले जो डेमोक्रेसी के बारे में, तो आज के में आप लोग देखिए यहां पर एक सेलिब्रेशन की बात की जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर बात करें अभी रिसेंटली जो बाइडेन के बारे में, तो इनके द्वारा 1.9 ट्रिलियन रिलीफ देने की बात की गई है जो नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसके लिए। इसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की बात की जा रही है, जो अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके लिए बेनिफिट पैकेज लाने की बात की जा रही है, और मिनिमम वेज के बारे में भी ये बात करें कि कम से कम इतना तो लोगों को मिलना चाहिए। तो कई सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में आप लोगों को यूएसए के अंदर देखने को मिलने वाली है। पर लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि काफी खतरनाक है, उनको कैसे लेकर चलना है, ये कैसे उनको सेट करेंगे वो समझना पड़ेगा। जैसे चाइना के साथ में जो रिलेशन है उनको कैसे सही करने वाले हैं, या पॉलिसी जो उनकी है कैसे अच्छे से लेकर चलने वाले हैं। अगर पॉलिसी के बारे में बात करें तो इन्वायरमेंट के बारे में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया गया था ओबामा साहब के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप साहब आते उससे बाहर निकल गए, अब जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर जो बाइडेन ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो ये यहां पर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को सपोर्ट करने वाले इंसान थे, तो अभी उसके अंदर एंट्री करेंगे। पर लेकिन अगर चाइना के बारे में बात करें, चाइना जिस तरीके से आज के दिन में अपना रवैया दिखा रहा है, यूएसए को कई लेवल पर ये चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ से भी और टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक थ्रेट बन चुका है यूएसए के लिए, यानी कि यूएसए के लिए डर बन चुका है। कौन? चाइना। तो उसको लेकर कैसे चला जाएगा। चाइना जो है ईस्ट एशिया के अंदर भी, और इसी के साथ में अगर बात करें जो चाइना के पड़ोसी देश है एशिया के अंदर भी, हर एक कंट्री के साथ में कुछ ना कुछ तोंक झोंक लगाए हुए है। इंडिया के साथ में बात कर लीजिए, पाकिस्तान को तो सपोर्ट करता है, बाकी आप लोग बात कर लीजिए आसपास वाले एरिया में भूटान के साथ में आप लोग बात कर लीजिए, इसी के साथ में अगर आप लोग जापान वगैरह एरिया में जाएंगे, नीचे अगर आप लोग वियतनाम वाले एरिया में आएंगे, तो हर जगह इसकी जो गंदी हरकतें हैं वो आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग देखते हैं कि क्या हरकतें यहां पर चल रही हैं इनकी, तो उनके बारे में कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जो बाइडेन को कोई ना कोई नई स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो एक तो चाइना हो गया सबसे बड़ा मुद्दा, तो एक तो मुद्दा चाइना हो गया। अब चाइना को कैसे डील करके चलेगा। दूसरा मुद्दा हो गया रसिया, रसिया को कैसे डील करके चलेगा यूएसए, तो ये भी देखने वाला मुद्दा होगा, क्योंकि रसिया और चाइना जो है वो एक पर्डे में आ गए, उनका मेल काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो अब कैसे टैकल करेगा अगर दोनों एक साथ मिल जा रहे हैं। जब कोल्ड वॉर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कोल्ड वॉर क्या था, एक ऐसा टाइम जिसमें बिना लड़े हुए भी एक दूसरे के साथ में सींग लड़ाए हुए थे यूएसए और यूएसएसआर का विक्टन हो गया, टूट गया, फिर रसिया बन गया। रसिया आज के डेट में यहां पर उसका
वारिस है यूएसएसआर का। तो यहां पर कैसे इन दोनों को टैकल करेगा एक साथ में यूएसए, वो देखना पड़ेगा। बाकी कैसे यहां पर डाइवर्स पॉलिसी इसको लानी पड़ेगी ताकि यहां पर एक तरीके से अच्छे न्यू पॉलिसी डायरेक्टिव ले सके ताकि दोनों को टैकल कर सके। अगर टाई की बात करें यूरोप के साथ में, आप लोगों ने एक ऐसा सरफिरा कोई इंसान देखा है जो बाहर वालों के साथ में तो लड़ता ही लड़ता है, घर वालों के साथ में भी दबाकर लड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप यही था कि एक तरीके से बाहर वालों के साथ में तो लड़ ही रहा था सबके साथ में, ये जो इसके अच्छे खासे दोस्त थे यूरोप के साथ में उनके साथ में भी लड़ रहा था। तो जो बाइडेन को काफी ज्यादा टफ रहेगा अब वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ में अपने रिलेशन कैसे नॉर्मल करने हैं, क्योंकि जर्मनी जो कि काफी पावरफुल कंट्री मानी जाती है यूरोप के अंदर में, वो आज की डेट में यहां पर रशिया को लेकर थोड़ी सी नाखुश है, क्योंकि यहां पर एलेक्सी नवेल्नी जो कि यहां पर नेक्स्ट जो एक प्रेसिडेंट के तरीके से देखे जा रहे हैं रशिया के अंदर में, और जो पुतिन को काफी खतरा लग रहा है, ये लीडर के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, ये ह्यूमन राइट को लेकर जर्मनी यूएसए रशिया को लताड़ रहा है। तो इसका मतलब यह कि जर्मनी रशिया के साथ में गुस्सा है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर। पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि जर्मनी पूरा गुस्सा है उसके साथ में। अगर बात करें नॉर्ड स्ट्रीम 2 रशिया और जर्मनी के बीच में जो गैस पाइपलाइन है उसको जर्मनी काफी अच्छे सपोर्ट करता है, जबकि यूएसए उस पर ऑब्जेक्शन उठाता है। यूरोपियन और चाइना के जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है इन्वेस्टमेंट को लेकर, यूएसए ने उसके ऊपर खूब जोर लगाने की कोशिश की, पर लेकिन वो भी आगे बढ़ रहा है। तो आज की डेट में जो इसके जो लंगोटिया यार हुआ करते थे यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो सारे दूर हो गए। तो उसको कैसे लेकर चला जाएगा वो समझनी पड़ेगी। तो यूएसए के जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एरिया होने वाला है काफी टफ होने वाला है। बाकी वेस्ट एशिया में सीरिया में जैसा छोड़ के गए थे वैसी कंडीशन है, यमन भी ऐसा कैसा ही मिला। सऊदी अरेबिया को वॉच लिस्ट में रख दिया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो हरकतें हैं वो पहले यहां पर बात करें तो ओबामा साहब को पसंद नहीं आ रही थी, और अभी यहां पर इनको भी पसंद नहीं आएगी। तो कैसे लेकर चलेगा, काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई है। अब्राहम अकॉर्ड साइन कर दिया इजराइल के साथ में, जो अरब कंट्री है उनके रिलेशन बढ़ाने के लिए। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ये सारी हरकतें की, जाते जाते रायता फैला कर गए। अब ये उस रायते को कैसे साफ करेंगे, क्योंकि एक साइड में तो यहां पर ये हो गया अब्राहम अकॉर्ड, और दूसरी साइड में इनको ईरान के साथ भी डील करके चलनी है। तो ईरान और अब्राहम अकॉर्ड जो है यहां पर ये आमने सामने आकर खड़े होंगे, क्योंकि जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें इजराइल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन ईरान को साथ में लेकर चलेंगे तो इजराइल ना खुश रहेगा। तो इस तरीके से कैसे आप लोग एक बैलेंस बनाकर चल पाएंगे। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो प्लान ऑफ एक्शन था, जिसको ईरान न्यूक्लियर डील का नाम भी दिया गया, उसमें कैसे आप लोग एंट्री कर पाएंगे। तो जो चीजें पहले थी वो ऐसी चीजें करने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। यानी कि यहां पर वो काम हो गया है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, तोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ परी जाए। अभी जो इनका जो प्यार चल रहा था यूरोप के साथ में वो तोड़ दिया यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने। अभी जो प्यार चल रहा था ईरान के साथ में वो तोड़ दिया। तो अब इनको ऐसा प्रेम फिर से बनाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, और फिर भी बोले तो उस लेवल का हो सकता है ना भी बन पाए। अब ये इनके एफर्ट के ऊपर यहां पर डिपेंड करेगा कि कितना एफर्ट यहां पर लगाते हैं यूएसए वाले। क्योंकि सामने वाले के मन में तो शंका आ चुकी है ईरान के मन में कि पता चला फिर से कोई उल्टी सीधी हरकतें हो जाए। तो इस तरीके से कितना एफर्ट लगाकर इसको सेटिस्फाई कर पाते हैं ईरान को, ताकि ईरान जो है ये कन्विंस हो जाए कि नहीं यार हमारे फायदे में बात चल रही है और यहां पर मिलकर काम किया जा सकता है। तो इसके लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब यूएसए को आसानी से काम नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं हमारी कंट्री के बारे में। हमारी कंट्री के जो पवित्र रिलेशन है बाइडेन साहब के साथ में, तो कैसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो वो हम लोगों को समझना पड़ेगा। बेसिकली कई सारे लोग बोल रहे हैं कि हमारी कंट्री के लिए रिपब्लिकन अच्छे हैं, कई सारे बोल रहे हैं कि डेमोक्रेट अच्छे हैं। डेमोक्रेट के हैं बाइडेन और रिपब्लिकन थे प्रेसिडेंट के। तो ये एक तरीके से यहां पर एक्यूरेट एक्ट की तरीके से हो गया है, यानी कि कुछ चीजें अच्छी होंगी तो कुछ चीजें बुरी होंगी। तो बैलेंस बनाने वाली बात होगी हमारी कंट्री के साथ में जब यहां पर बाइडेन के रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे जब जो बाइडेन, उस टाइम पर इनके द्वारा यूएस इंडिया की जो सिविल न्यूक्लियर डील थी उसको ये हमेशा सपोर्ट करते थे। इंडिया और यूएसए का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन था खासकर डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर, उसको ये हमेशा सपोर्ट करते थे। तो ये अच्छे लेवल था। पर लेकिन अगर बात करें दूसरी साइड में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को नेगेटिव चीजें भी देखने को मिलेगी। आज के डेट में अगर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, एटलीस्ट जो यूएसए और चाइना के जब तक रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं तब तक यूएसए हमको सपोर्ट करेगा। बाकी के जैसे ही चाइना के साथ में इसके रिलेशन नॉर्मल होते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर लेकिन जो बुरे कंडीशन है उसको समझना पड़ेगा। कश्मीर मुद्दे पर बाइडेन हमारे साथ में नहीं है, मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर बाइडेन साथ में नहीं है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग ने कि जो एफसीआरए के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो एफसीआरए जो है जिसके चलते हमारी कंट्री में कई सारी जो एनजीओ है उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग वीडियो देखिएगा, जो वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड भी कराई थी, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा देता हूं। ये वाली वीडियो है यहाँ पर, ये एफसीआरए के बारे में। तो इसको आप लोगों को देखना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के चलते कई सारी यूएसए की जो एनजीओ हैं जो खासकर जो सोसाइटी में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो उनको अभी यहां पर हटा दिया गया है। तो ये भी कई सारी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको कैसे नॉर्मल लेकर चलेंगे तो ये कंडीशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारी कंट्री को लेकर ये काफी ज्यादा सख्त में है।
तो इसीलिए मैंने बोला था कुछ अच्छे तो कुछ बुरे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाइडेन के बारे में बात करें तो ह्यूमन राइट को लेकर काफी ज्यादा सख्त है, ये काफी ज्यादा एक तरीके से ह्यूमन जो राइट होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो हमारी कंट्री में जहां जहां भी कुछ भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है तो उसके खिलाफ बोलते हैं ये हमेशा, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें जो सबसे ज्यादा एक घबराने वाला मुद्दा है हमारे लिए वो ये है कि इनके जो यूएसए के जो स्टेट सेक्रेटरी है, नए जो स्टेट सेक्रेटरी जिनका नाम है एंटोनी जॉन बिल्कन, ठीक है। तो ये और इसी के साथ में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिनका नाम है जैक सुलिवन, तो ये दोनों पर्सनैलिटी जो है ये बोल रहे हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है जिसको मिलकर क्वाड बनाया गया था, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और यूएसए को मिलाकर, तो उसके चलते जब ये बात करें इस रीजन में जिसमें इंडो पैसिफिक भी वर्ड यूज किया जा रहा है, इनके द्वारा बोला गया कि जापान, साउथ कोरिया और ताइवान ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे एज कंपेयर टू इंडिया। यानी कि इंडिया को ज्यादा रेफरेंस, इंडिया को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है जब यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में बात करते हैं। तो जापान, ताइवान और इन सारी कंट्री को यहां पर ये फोकस देकर चल रहे हैं एज कंपेयर टू हमारी कंट्री के। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सोचने वाला मुद्दा होगा। इसी के साथ में अगर यहां पर ये ऐसी बातें उठा रहे हैं तो हमारे को ये ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में जहां इंडिया और चाइना के बीच में झड़प चल रही है वहां भी हमको ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये सोचने वाली बात है। अफगानिस्तान के बारे में अगर बात करते हैं तो अफगानिस्तान के लिए भी इंडिया के लिए जो बाइडेन का जो नया रूल आ रहा है वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि जो इनके जो यहां पर सुलिवन करके जो इनके यहां पर फिलहाल अभी पर्सन है, तो ये यहां पर ये बोल रहे हैं कि फिर से हम लोग रीथिंक करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन थी, कुछ चीजों को लेकर तो चलेंगे पर लेकिन फिर भी इंडिया के लिए लिटिल रूम है। यहां पर इंडिया कोई ज्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करेगा। जो बड़ा रोल प्ले करने वाला है वो है मिडवाइफ। मिडवाइफ बोलते हैं दाई को जो बच्चा पैदा कराने का काम करती है। तो बच्चा पैदा कराने का काम कौन करेगा? वो करेगा यहां पर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने का और अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्स को बाहर निकालने का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान की पॉलिसी है यहां पर वो अनसेटिस्फैक्टरी है अगेन इंडिया के लिए जो बाइडेन लेकर चलने वाले हैं। पाकिस्तान को एक बड़ा रोल मिलने वाला है यहां पर, पाकिस्तान को एक लेजिटिमेट रोल मिलेगा। तो ये हमारी कंट्री के द्वारा जो लंबे समय तक एफर्ट लगाए गए हैं अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने के लिए वो कहीं ना कहीं धूलमित होते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक सोचने वाला मुद्दा है। तो कुछ एरिया में आप लोगों को अच्छी है तो कुछ एरिया में बुरी नजर आएंगी चीजें। अब देखने वाली बात यह है कि कितना बैलेंस यहां पर निकल पाता है। तो ये था इसका डिस्कशन। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कीजिएगा और ये आप लोग टेलीग्राम पर भी लिख सकते हैं क्वेश्चन जो कि वीर तालियान के नाम से, या फिर आप लोग फेसबुक पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बताए भी थे। तो इनके वो आप लोग अच्छे से इनको अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। एक दूसरे का आंसर भी रिव्यू कर लिया करो, इससे आप लोगों को काफी सारी चीजें नहीं जानने को मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म, यानी कि वैक्सीन अगर मैं बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने घर वालों को बस वैक्सीन दूंगा, वो वैक्सीन सबके लिए होनी चाहिए। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश करिए कि एक कंट्री के पास में वो वैक्सीन नहीं रहनी चाहिए। तो इंडिया की जो अप्रोच है वो अच्छी है एज कंपेयर टू अगर जो डेवलप कंट्री की अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो क्या बोला गया समझ लेते हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी, एक नई डिप्लोमेसी निकल कर आ रही है प्रेजेंट टाइम पर, जो कि एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि वैक्सीन का नाम लेकर दूसरी कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन आप लोग बना सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये किस लेवल तक आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है तो समझना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन जो है वो हर एक की नीड है। उसको ग्रिड की तरीके से मत देखो कि पहले अपना भला कर लो बाद में दूसरे के बारे में सोचता रहना, सबको साथ में लेकर चलो तभी सिचुएशन नॉर्मल हो पाएगी। तो सेल्फिश हो गई है जो डेवलप कंट्री है, जो एडवांस इकोनॉमी है, पर लेकिन इंडिया और चाइना काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। आज के में 82% जो यहां पर फाइजर है और इसी के साथ में 78% जो मॉडर्ना, तो इसके द्वारा जो दवाई प्रस्तुत की गई है वो सारी रिच कंट्री ने ऑलरेडी परचेज कर ली है। तो ये जो गरीब कंट्री है उनका क्या होगा ये समझना पड़ेगा। ब्राजील को हमारी कंट्री के द्वारा 2 मिलियन जो डोज यहां पर इंडिया के द्वारा प्रोवाइड कराने की बात की गई। तो 23 जनवरी तक जब यहां पर कोशिश चल रही है तो हमारी कंट्री काफी अच्छे लेवल पर काम कर रही है। बल्कि चाइना के ऊपर लोगों का शक हो गया है। चाइना का बिल्कुल ऐसे कि चाइना का माल है भैया, पता नहीं कैसे बना के देंगे, पता चला दवाई में भी कोरोना मिलाकर भेज दिया तो उसी के चलते नेपाल भी डिस्टेंस बना रहा है चाइना से और ब्राजील ने भी कंसर्न उठाया कि चाइना ने जो टेस्ट किए तो वो सही लेवल पर नहीं किए जा रहे हैं। तो सिनो जो वैक्सीन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देखी जा रही है एज कंपेयर टू इंडिया वैक्सीन को अगर आप लोग कंपेयर करते हैं। और इसी के साथ में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इनका मतलब ये होता है कि कैसे दुनिया को एक अच्छी जगह बनानी है। तो इसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जब आप लोग जाएंगे तो गोल नंबर जो 3 है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये गुड हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करता है और ये कोशिश यही करता है कि सबके लिए चीजें ये अवेलेबल होनी चाहिए। तो यहां पर सस्टेनेबल जो गोल 3 है ये बोल रहे हैं कि इंश्योर करनी है हेल्दी लाइफ और प्रमोट करना है वेलबींग फॉर ऑल और ऑल एजेस, हर एक लोगों के लिए और हर एक एज के लोगों के लिए। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एक साथ में लेकर चलना है, यानी कि अमीर कंट्री की जो पॉपुलेशन है उनकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और गरीब कंट्री की नहीं है। इसके चलते एक काफी इंपॉर्टेंट ये अलायंस बनाया गया था जिसका नाम याद रखिएगा, जिसको कोवैक्स बोला गया। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए ये अलायंस जो था ये गावी, ये यहां पर एक कोएलिशन था जिसमें
कोलिशन फॉर एपिडेमिक जो प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जिसको सीईपीआई और डब्ल्यूएचओ के द्वारा सपोर्ट किया गया। थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। जो गावी ये वैक्सीन अलायंस है 2000 में क्रिएट किया गया था। ये बेसिकली गावी एक इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट आप लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जो कि ग्लोबल वैक्सीन को फोकस कर चलती है, यानी कि कैसे ग्लोबल लेवल पर जो वैक्सीन है उसके लिए अलायंस बनाती है, अगर कोई पेंडेमिक कोई ऐसी महामारी आती है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो बेसिकली पर्पज इसका ये है कि सबके लिए दवाइयां प्रोवाइड कराई जा सके और सबको सही लेवल पर जो वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्री है वहां पर भी बच्चों के लिए भी फोकस देकर चल सके। तो इसमें को पार्टनर कौन कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये मिलकर यहां पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें अभी फिलहाल जो बाइडेन के द्वारा बोला गया कि वो इसमें एंट्री करेंगे, तो इसमें पैसा बहुत अच्छा खासा रिक्वायरमेंट होगा। ऐसा तो है नहीं है कि यहां पर बिना पैसे काम चल जाएगा, तो जो बाइडेन के आने से अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो जो कोलिशन फॉर जो एपिडेमिक जो यहां पर प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन की बात की जा रही है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो कोविड-19 वैक्सीन के बारे में ये चीजें आप लोगों के लिए है, जिसके बारे में आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि जो बाइडेन के आने से यहां पर सिचुएशन सुधरती नजर आएगी। तो ये भी एक अच्छा मुद्दा है। तो एक बात ये बोली गई है कि वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, सबके लिए दवाई बनानी है, और उसके चलते जो बाइडेन इसमें आ रहे हैं। तो कोवैक्स के बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि याद रखना। ठीक है, आइए बढ़ता हूं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप लोग इस तरीके से चीजों को यूटिलाइज करो कि आने वाली जनरेशन को भी उसका फायदा मिल सके, और आप लोग तो उसका फायदा उठा रहे हो, तो आने वाली जनरेशन को भी अच्छे से फायदा मिल सके। ऐसा नहीं कि आप लोग उनका सबका दोहन कर चले जाओ यहां से। सबसे पहले तो बात की जा रही है, काफी बड़ा हमारी कंट्री को नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड को इकोनॉमिक लॉस देखने को मिल रहा है, खासकर कोविड-19 की वजह से। यह माना जा रहा है कि जो 2020 में 8% की ग्रोथ मानी जा रही थी, अभी फिलहाल वो 2.4 की ग्रोथ आ गई है ग्लोबली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा एस्टिमेशन जब लगाया जा रहा है कोविड-19 का जो इंपैक्ट पड़ सकता है, तो ये लगभग 8 ट्रिलियन से लेकर 15 ट्रिलियन तक का नुकसान पहुंच सकता है कोविड-19 की वजह से। अगर इस ट्रिलियन को आप लोग बात कर सकते हैं, तो 8 ट्रिलियन भी हमारी कंट्री की अगर आज के डेट में आप लोग जो जीडीपी के बारे में अगर बात करते हैं, तो लगभग आप लोग बोल सकते हैं ट्रिलियन के मैटर में अगर देखेगा तो लगभग 2 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन की आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि यहां पर हमारी कंट्री के बारे में 3 से 4 गुना हमारी कंट्री की जीडीपी, और उससे आप लोग देखते हैं कि 8 से 9 गुना यहां पर हो सकती है जो कॉस्ट आ सकती है, इतनी हमारी कंट्री की जीडीपी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात करें तो इसको ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, क्वेश्चन बन जाएगा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो जो इसके द्वारा यहां पर बातें की जा रही हैं, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में इसके द्वारा बोला गया 5 ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से जो नुकसान पहुंच गया वो ह्यूज नुकसान है। जैसे एक्सट्रीम वेदर, कभी बहुत ज्यादा सर्दी तो कभी बहुत ज्यादा गर्मी। क्लाइमेट एक्शन जो फेलियर हो चुके हैं हम लोग, जो एक्शन हम लोगों ने लिए कि हम लोग ऐसा करेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे, नहीं कर पा रहे हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट डैमेज, इंसान जो है जो डेवलपमेंट कर रहा है और ध्यान नहीं रख रहा है कि उसकी वजह से जो इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंच रहा है। इन्फेक्शियस जो डिजीज है जैसे कोविड-19 आ गया, बायोडायवर्सिटी का लॉस है, कई सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो आज के में विलुप्त हो चुकी हैं, उसके बारे में कैसे आप लोग बात करेंगे। तो जो कॉस्ट आ रही है जो यहां पर बताई गई है पेंडेमिक की, इसके भी अलावा एक ह्यूज कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, अगर यहां पर 15 ट्रिलियन तक जाती है तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी से 3 ट्रिलियन है, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारी कंट्री की जो जीडीपी है उसका 5 गुना खर्च करना पड़ेगा यहां पर आज के डेट में, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को रिकवर करनी है। यानी कि इतना ज्यादा नुकसान यहां पर कोविड-19 की वजह से हो गया है, तो एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अगर इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बात करें तो क्लाइमेट एक्शन जो यहां पर जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है, नाम याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। इसके द्वारा बोला गया कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो टॉप पोजीशन पर थी, फॉलोड बाय क्लाइमेट एक्शन, जिसमें हम लोग फेल हो गए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आज की डेट में हम लोग को समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते इन्वायरमेंट का, कि आप लोग डेवलपमेंट का नाम बोल बोलकर इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये चीजें अब पॉसिबल नहीं हो पाएगी। स्विस री इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया गया 2020 इंट्रोड्यूस किया गया बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस इंडेक्स। इसमें बोला जा रहा है कि 20% जो कंट्री है आज के में इंक्लूडिंग इंडिया फ्रजाइल इकोसिस्टम हो चुका है, यानी कि जो इकोसिस्टम है यहां पर, जो इन्वायरमेंट है, जो आप लोगों के आसपास का जो वातावरण है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, उसमें हमारी कंट्री भी काफी हद तक आती है। इसी के साथ में वर्ल्ड में अभी बात की जा रही है कि नेशनल अकाउंटिंग अगर आप लोग काउंट करते हैं, अगर जीडीपी का मॉडल आप लोग लेकर आते हैं, तो जीडीपी के मॉडल से एक डिफरेंट मॉडल लेकर आना पड़ेगा, जिसमें नेशनल अकाउंटिंग के मुद्दे पर आप लोगों को नेचर को भी काउंट करना पड़ेगा, प्रकृति को, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका कितना दोहन आप लोग कर रहे हैं, कितनी उनकी बर्बादी आप लोग कर रहे हैं, तो इसको भी काउंट करके आप लोग को चलना पड़ेगा, तब जाकर सिचुएशन सुधरेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं।
नेशनल मिशन ऑन बायोडायवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग, यानी कि जो इंसान है उसके बारे में, बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर सबको आप लोगों को साथ में लेकर चलना है तो हमारी कंट्री में इसके लिए प्रॉपर अप्रूव किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, ताकि इस मुद्दे पर फोकस दिया जा सके। तो कितना फोकस दिया जाएगा तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, पर लेकिन स्टेप एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो रहने हैं, रिस्टोर करना है बायोडायवर्सिटी को, स्ट्रेंथन करना है सस्टेनेबल यूज, यानी कि हम भी यूज करें और आने वाली जनरेशन भी यूज करें। इसी के साथ में जनरेट करना है थाउजेंड्स ऑफ ग्रीन जॉब, ताकि इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचे। इंडियन जो पब्लिक, इसी इंक्रोज करना है इंडियन पब्लिक को, और नेचर को किस तरीके से हम लोग को साथ में मिलाकर चलना है। कल्चर जो है और एक तरीके से कलेक्टिव जो इनहेरिट जो चीजें हमारे पास में है उनको कैसे ऐसे रखना है कि ताकि आने वाली दुनिया, जो आने वाली जो नई यंग जनरेशन है उसको भी चीजें मिल सके। तो इंडिया को एक ग्लोबल लीडर की तरीके से रोल प्ले करना पड़ेगा। आज के में जो सिचुएशन खराब हो रखी है उससे उभरने के लिए हम लोग को एक कंजर्वेशन के तौर पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर सिचुएशन सुधरेगी। ठीक है, ये था पूरा आर्टिकल। स्मार्ट वॉल के बारे में बात की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मैक्सिको के बॉर्डर पर एक दीवार बना देंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप को तो पता नहीं, पर हमारी कंट्री के बॉर्डर पर दीवार बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वर्चुअल कुछ हम लोग ऐसा कर पाते हैं, आजकल में आप लोग देखते हैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ रहता है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो चाइना बॉर्डर पर ये इंडो तिब्बतन जो पुलिस फोर्स है, बेसिकली आईटीबीपी बोलते हैं, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, इंडिया नेपाल के बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल, इंडिया भूटान बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर आसाम राइफल। तो ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी फोर्स है जो कि काफी अच्छे लेवल पर काम करती है। पर लेकिन सोचिए कि कितने सारे लोगों को हम लोग को डिप्लॉय करना पड़ता है। अगर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके वर्चुअली अगर चीजों को सर्विलेंस हम लोग कर पाए, अपना कुछ भी ऐसा जो वर्चुअल तरीके से हम लोग चीजों को सर्विलेंस कर पाए, तो ज्यादा सिक्योर रहेगा। इंसान को कई बार नींद आ जाती है, कई बार और प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर दोनों का ब्लेंड कर हम लोग चलें, यानी कि इंसान भी रहे और वर्चुअल भी रहे चीजें, ताकि अच्छे सिक्योर कर सकें, तो ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो एक अच्छा सजेशन आप लोग बोल सकते हैं यहां पर इसको, जिसके बारे में आइडिया रखिएगा। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इसी के साथ में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, क्या कुछ इंप्रूवमेंट, कोई सजेशन जो भी है आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करें यार। तब तक के लिए जय हिंद।